अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग बायो का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, बायो एनर्जेटिक्स, और उसमें से इसका टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन को स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि सिंपल ऐसी रेस्पिरेशन जो कि एक सेल के इनसाइड होती है, या आप लोग कह सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो एनर्जी की फॉर्मेशन करता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कार्बन चेन है मॉलिक्यूल्स की, उसको ब्रेक करके उससे एनर्जी की फॉर्मेशन करता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज मेड अवेलेबल टू सेल, जिसमें एनर्जी बनाई जाती है जो कि सेल को अवेलेबल होती है बाय ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन चेन इन ए मॉलिक्यूल, के जो मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन चेन है इसको ब्रेक करके। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसको आगे फर्दर 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है कि 4 स्टेजेस के अंदर ये कंप्लीट होता है। कौन कौन सी स्टेजेस हैं इसके अंदर? इसमें नंबर 1 पर आ जाती है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड नंबर पर आ जाती है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, देन क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, फोर्थ नंबर पर आ जाता है रेस्पिरेटरी चेन। अब हम लोग कहते हैं कि ये जो 4 फेजेस हैं ये जब होंगी तो एक जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है फिर जाके ये कंप्लीट होता है। तो मतलब कि एनर्जी जो है वो एक ही स्टेप के अंदर इसकी फॉर्मेशन नहीं हो जाती, बल्कि इसको डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 पर है ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, देन क्रेब्स साइकिल एंड रेस्पिरेटरी चेन। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इसमें से नंबर 1 स्टेज है इसकी ग्लाइकोलाइसिस, जो कि एक इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ग्लाइकोलाइसिस की, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो वर्ड है ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पर जो ग्लाइको का वर्ड है ये ग्लूकोज को शो कर रहा है, और जो लाइसिस है इसका मीनिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन, मतलब किसी चीज को ब्रेक करना, उसको तोड़ना। तो हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है और उससे जो है वो पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन की जाती है, या पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की जाती है। हम लोग कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, के ग्लूकोज का टूटना अप टू दी फॉर्मेशन, कि जब तक फॉर्मेशन हो जाए ऑफ पायरुविक एसिड, कि जब तक पायरुविक एसिड नहीं बन जाता उस तक जो वो ग्लूकोज का टूटना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। अब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि साइटोप्लाज्म के इनसाइड प्रेजेंट होगा वो टूटेगा, और इसके एंड प्रोडक्ट पर जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पायरेट के। तो इस होल प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज जो है वो 2 पायरेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोलाइसिस का। अब इसके लिए हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और इसकी एब्सेंस में भी हो सकता है। टेक प्लेस इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी हो सकता है और उसकी गैर मौजूदगी में भी ये वाला प्रोसेस हो सकता है। फिर हम लोग कहते हैं कि प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, कि इसको कैटलाइज करने के लिए, रन करने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं। एटीपी मतलब कि एनर्जी चाहिए होती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी, और उसके अलावा कुछ को एंजाइम लाइक एनएडी, निकोटीन अमाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें चाहिए होती हैं इस प्रोसेस को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। और ये वाला प्रोसेस होता किस जगह पर है? इसके हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो साइटोसोल के अंदर ये प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग कहते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और 2 मॉलिक्यूल जो है वो पायरेट इनकी फॉर्मेशन होती है। इसको फर्दर जो है वो 2 फेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से नंबर 1 पर आ जाती है प्रिपरेटरी फेज, सेकंड नंबर पर आ जाती है इसमें ऑक्सीडेटिव फेज। तो आगे हम लोग इन दोनों फेजेस को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो जिसमें नंबर 1 पर है प्रिपरेटरी फेज। तो अब अगर इसमें हम लोग देखें प्रिपरेटरी फेज के अंदर बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होना है? एटीपी की फॉर्मेशन होनी है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि इसकी फर्स्ट फेज के अंदर पहले एनर्जी को इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब कि ऐड करना पड़ता है। फिर इसकी सेकंड फेज जो प्रिपरेटरी फेज है जिसको पे ऑफ फेज भी कहते हैं, उसके अंदर एनर्जी जो है वो दोबारा से रिलीज हो जाती है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 फेज को, प्रिपरेटरी फेज को। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल मौजूद है, तो इसको साथ दूसरी फॉर्म में मैं ड्रा कर देता हूं ओपन करके, कि ग्लूकोज के अंदर जो है वो 6 कार्बन होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्लूकोज। अब इसमें क्या होगा
कि सबसे पहले जो एटीपी का मॉलिक्यूल है उसमें से एक फास्फेट रिलीज होगा और एटीपी जो है वो एडीपी के अंदर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो फास्फेट है जो एटीपी से निकलेगा वो आके ग्लूकोज की कार्बन नंबर की जो पोजीशन 6 है इसके ऊपर अटैच होता है। अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कार्बन 6 पर आके वो वाला फास्फेट अटैच हो जाता है। अब कार्बन 6 पर आके अटैच क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन 6 है यहाँ पर बेसिकली जो है वो OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है और यहाँ पर आके वो फास्फेट अटैच हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, इसमें क्या हुआ कि एटीपी का मॉलिक्यूल अपने अंदर से एक फास्फेट को रिलीज करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी के अंदर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर, और इसके रिजल्ट पर जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें क्या हुआ कि 6 कार्बन होंगे, लेकिन कार्बन नंबर 6 पर आकर जो है वो क्या हो जाता है फास्फेट अटैच हो जाता है। अब ये 6 कार्बन है तो इसमें से ये वाली जो कार्बन 6 है इसके साथ आके फास्फेट अटैच हो जाएगा। तो फिर इस मॉलिक्यूल का नाम, पहले ये क्या था हमारे पास ग्लूकोज था, जब इसमें फास्फेट अटैच हो जाता है इसका नाम क्या हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग ये जस्ट नेमिंग लिखी हुई है और इसका प्रोसेस लिखा हुआ है, ये एक्सपेंड करके साथ जो है मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो ग्लूकोज में जब एटीपी से फास्फेट ऐड हो जाता है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर इसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है कि इस ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर मजीद एक और फास्फेट ने ऐड होना होता है, मतलब कि एटीपी ने एक और फास्फेट को रिलीज करके एडीपी में कन्वर्ट होना है और वो फास्फेट इस ग्लूकोज 6 फास्फेट में अटैच होगा। तो हम लोग कहते हैं कि ग्लूकोज 6 फास्फेट में जो मजीद फास्फेट है वो हम लोग ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं होती कि वो मजीद फास्फेट को ऐड कर सके, क्योंकि उसके लिए क्या चीज रिक्वायर है OH। तो इसके पास मजीद जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है इसके पास OH नहीं है। तो फिर क्या होता है कि इसको एंजाइम की मदद से, किसकी मदद से? एंजाइम। तो इसको एंजाइम की मदद से, जिसका नाम क्या होता है आइसोमेरेज, आइसोमेरेज एंजाइम की मदद से इसको अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसका ग्लूकोज 6 फास्फेट का आइसोमर क्या होगा? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। तो इससे हम लोग कहते हैं कि आइसोमेरेज की मदद से इसको आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसका नाम क्या है? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। तो आइसोमर क्या होता है कि जिसका हम लोग कहते हैं कि केमिकल फार्मूला सेम होता है, जो स्ट्रक्चर फार्मूला उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें अगर देखते हैं हम लोग तो ये आगे जो है वो इससे 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जिसकी पोजीशन 6 पर अटैच था फास्फेट, जब वो आइसोमेरेज एंजाइम की मदद से अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। तो ये जो है वो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन जाता है फिर हम लोग कहते हैं कि मजीद यहाँ पर एक और OH ग्रुप आ जाता है जो कि इसकी कार्बन नंबर 1 के पास होगा। तो मजीद फास्फेट इसके अंदर अटैच हो सकता है या ऐड हो सकता है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि फिर दोबारा से एक और एटीपी का मॉलिक्यूल एक फास्फेट को रिलीज करेगा और खुद एडीपी के अंदर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो इस केस में फास्फेट रिलीज होगा वो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की पोजीशन नंबर 1 पर ऐड होगा। तो इसके रिजल्ट पर अगर देखें तो पोजीशन नंबर 1 कौन सी थी इसकी? ये वाली। तो इसके रिजल्ट पर आगे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा तो 6 कार्बन ही, ये हमारे पास 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, इसकी पोजीशन 6 पर ऑलरेडी फास्फेट अटैच था। अब जो है वो अगला फास्फेट इसकी पोजीशन नंबर 1 पर आकर अटैच हो जाएगा। तो इस केस में इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, या आप लोग बाईफास्फेट भी कह सकते हैं। तो ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट इसके अंदर बन गया, ये हम लोग कहते हैं कि ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है सेंटर से। तो इस केस में अगर देखें जब ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक हमारे पास मॉलिक्यूल ये वाला आ जाएगा और सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास ये वाला बन जाएगा। तो इसमें से एक का नाम होता है DAP और दूसरे का नाम होता है G3P। DAP किसका एब्रिविएशन है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट।
G3P किसका फास्फेट है? ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। ग्लिसर एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है जिसकी पोजीशन 3 पर फास्फेट है। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये कौन सा है? DAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास G3P है, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो अब इस तरीके से ये जो दो मॉलिक्यूल्स बन गए हैं DAP और G3P, हम लोग कहते हैं कि ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, कि ये वाला जो DAP है ये G3P में भी कन्वर्ट हो सकता है, G3P जो है वो DAP में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन मोस्ट केसेस के अंदर क्या होता है कि DAP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है G3P के अंदर। तो जब ये DAP इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके रिजल्ट पर क्या होगा? हमारे पास 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे G3P के, तो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट के फिर हमारे पास जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इधर तक देखें अगर हम लोग, तो ये ग्लाइकोलाइसिस की जो फर्स्ट फेज है, प्रिपरेटरी फेज, इधर तक कंप्लीट हो जाती है। तो अब इस प्रिपरेटरी फेज के अंदर देखें, एक ATP का मॉलिक्यूल हम लोगों ने यहां पर जो है वो ऐड किया था, इसके अंदर सेकंड मॉलिक्यूल यहां पर ऐड किया था। तो हम लोग कहते हैं कि इस केस में जो यूज्ड एनर्जी है या ATP है वो कितनी है? कि 2 ATP के मॉलिक्यूल इसके अंदर यूज होते हैं। इसके बाद आ जाती है ग्लाइकोलाइसिस की सेकंड फेज, जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज भी कहते हैं, कि जिसमें हमें प्रॉफिट होगा, फायदा होगा कि एनर्जी की फॉर्मेशन होगी। अब अगर देखें तो इन ये जो 2 मॉलिक्यूल G3P के बने हैं, इनको आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, मतलब एक साइड पर एक मॉलिक्यूल, दूसरी साइड पर दूसरा मॉलिक्यूल। तो इधर मैंने जो है वो उनको सेपरेट नहीं लिखा, एक ही फॉर्म में लिखा हुआ है, SALT2 मेंशन कर दिया हुआ है। तो आप लोग बेशक यही वाला प्रोसेस जो है वो दोनों साइड्स पर करवा सकते हैं। तो इसमें एक साइड पर किस तरह का रिएक्शन होगा वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, दूसरा आप लोग खुद ही जो है इसको कर सकते हैं। अब ये जो G3P के मॉलिक्यूल बने हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो जब ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज के अंदर ये एंटर होगा, मैं इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिख लेता हूं कि ये हमारे पास G3P का मॉलिक्यूल मौजूद है। अब इसके अंदर क्या होगा? जब वो ऑक्सीडेटिव फेज में एंटर होगा, इसके अंदर हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस होंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग कहते हैं एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो है वो हम लोग कहते हैं कि एक तरफ से जो है वो फास्फेट भी इसके अंदर ऐड होगा, दूसरी तरफ से जो NAD है कि कोएंजाइम था निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, वो यहां से जो है वो साथ हाइड्रोजन आयन को लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस हाइड्रोजन आयन के अंदर। तो जब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, इसके रिजल्ट पर जो मॉलिक्यूल बनता है वो कौन सा होगा? 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, कि मतलब कि इसकी पोजीशन 3 पर ऑलरेडी फास्फेट मौजूद था, तो ये जो फास्फेट ऐड होगा ये आकर उसकी पोजीशन नंबर कार्बन की 1 पर अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 कार्बन जो है वो उसी तरीके से आ जाते हैं। ये फास्फेट पहले से मौजूद था, तो जब ये सेकंड फास्फेट आएगा तो वो आके उसकी पोजीशन नंबर 1 पर जो है वो अटैच हो जाएगा। तो इस केस में ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम क्या होगा? 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, या इसको BPG भी आप लोग कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब यहां पर मैं एक मॉलिक्यूल को कर रहा हूं तो दूसरा रिएक्शन भी सेम इसी तरीके से होगा, या आप लोग इसी के साथ जो है वो 2 लिख सकते हैं। क्लियर? आगे नेक्स्ट, फिर जब ये जो है वो BPG का मॉलिक्यूल बन जाएगा या 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट का मॉलिक्यूल बन जाएगा, अगले स्टेप में क्या होगा कि यहां से एक ATP के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। कितने मॉलिक्यूल की? एक। अब ये देखें कि यहां पर एक ADP का मॉलिक्यूल यहां से फास्फेट को लेगा और फास्फेट को लेने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा ATP के अंदर, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट के अंदर। तो इस केस में ये जो फास्फेट पोजीशन नंबर 1 पर था ये रिमूव हो जाएगा और आगे जो है वो 3 कार्बन रह जाएंगे, और इन 3 कार्बन की जो पोजीशन नंबर है 3 कार्बन की उधर फास्फेट रह जाएगा, और 1 वाला जो फास्फेट है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस केस में ये जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनता है इसका नाम क्या होगा? 3PG या 3-फास्फोग्लिसरेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3PG, 3-फास्फोग्लिसरेट। क्लियर है? अब यहां पर 2 मॉलिक्यूल थे हमारे पास 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट के,
तो यहाँ पर जो है वो एटीपी की फॉर्मेशन भी जो है वो 2 मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी की फॉर्मेशन होगी और इसके रिजल्ट पर ये जो मॉलिक्यूल है ये भी 2 ही प्रोड्यूस होंगे। क्लियर है। इसके बाद अगले स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो 3PG का मॉलिक्यूल है ये जो है वो रीअरेंज अपने आप को करता है और ये जो फास्फेट जो उसकी पोजीशन 3 पर प्रेजेंट है वो पोजीशन नंबर 2 पर आ जाता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है फिर ये हो जाएगा कि ये इसके 3 कार्बन है और ये फास्फेट पहले पोजीशन नंबर 3 पर था, अब ये आ जाएगा उसकी पोजीशन नंबर 2 पर। तो ये जो इस केस में रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनता है फिर इसका नाम क्या होता है 2PG कि फास्फोग्लिसरेट या ग्लिसरल एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है जिसकी पोजीशन 2 पर क्या चीज प्रेजेंट है, फास्फेट। बेसिकली ये जो 2P है या 3P है ये शो करता है कि किस कार्बन पर जो है वो फास्फेट मौजूद है। तो ये जो 2-फास्फोग्लिसरेट का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इससे बाद अगले स्टेप में क्या होगा कि इसमें डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। क्या चीज होगी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या, रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें से क्या किया जाएगा कि वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाएगा, उसको निकाला जाएगा। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल को इसमें से रिमूव किया जाता है तो उसके रिजल्ट पर ये जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा 3 कार्बन वाला जिसकी पोजीशन 2 पर फास्फेट है उसका फिर नाम क्या होगा, PEP, फास्फोइनोल पायरोविक एसिड, फास्फोइनोल पायरेट। तो इसका हम लोग कहते हैं कि PEP की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल थे 2PG के और यहाँ पर भी जो है वो 2 ही मॉलिक्यूल बन जाएंगे 2PEP के। क्लियर है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा कि इसमें से दोबारा से एक और ADP का मॉलिक्यूल फास्फेट को लेगा, ADP का मॉलिक्यूल फास्फेट को लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ATP के अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर और ये वाला जो पोजीशन 2 पर फास्फेट है फिर ये भी रिमूव हो जाएगा। तो इसके रिजल्ट पर जो है वो ये 3 कार्बन जो है वो सिर्फ बच जाएंगे और ये 2 मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। अब ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो कि 2 मॉलिक्यूल यहां पर फॉर्मेशन हुई है इसका नाम क्या होगा, पायरेट। तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि पायरेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस यही था कि जिसमें हम लोग कहते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, इसके टूटने से जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं किस चीज के, पायरेट के। इस प्रोसेस को आप लोग क्या नाम देते हैं, होल प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस। तो अब इसमें अगर देखें तो यहां पर हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स को सिंगल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो ATP के इस जगह पर उनकी फॉर्मेशन हो रही है। सेकंड नंबर पर जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो ATP के उनकी फॉर्मेशन यहां पर हो रही है। तो ओवरऑल इस फेज के अंदर हम लोग कहते हैं कि 4 मॉलिक्यूल जो है वो ATP के बन गए कि हमें एज ए प्रॉफिट के तौर पर मिल रहे। यूज हमने कितने किए थे, 2 ATP। तो अगर 2 ATP को माइनस करते हैं तो ओवरऑल इसके अंदर हम लोग कहते हैं कि जो नेट गेन आ जाएगा, कि नेट प्रॉफिट आ जाएगा इसके अंदर वो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स का होता है कि 2 ATP जो है वो इसके अंदर एज ए प्रॉफिट के तौर पर प्रोड्यूस होते हैं। तो यही था ग्लाइकोलाइसिस। एक दफा सारी मैं फेजेस को जो है वो रिपीट कर देता हूं, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या है कि जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और 2 मॉलिक्यूल जो है वो पायरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको 2 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है, प्रिपरेटिव फेज और ऑक्सीडेटिव फेज। इसकी नंबर 1 फेज को स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेटिव फेज, जिसमें नंबर 1 पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसमें ATP से फास्फेट अटैच ऐड होता है और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम लोग का नाम देते हैं फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में एक और ATP का मॉलिक्यूल अटैच होता है, ऐड होता है, तो वो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये मॉलिक्यूल ब्रेक करता है, 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं DAP और G3P। DAP मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के ग्लिसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है जिसकी पोजीशन 3 पर फास्फेट है। हम लोग कहते हैं ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब कि DAP G3P में भी ऐड हो सकता है और G3P जो है वो DAP में भी ऐड हो सकता है। लेकिन मोस्ट केसेस के अंदर क्या होता है कि DAP ही जो है वो G3P के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसके रिजल्ट पर जो है वो 2 मॉलिक्यूल G3P के प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इसमें अगर देखें तो 2 मॉलिक्यूल जो है वो ATP के हम लोगों ने यूज किए हैं। अगली फेज स्टार्ट हो जाती है फिर ऑक्सीडेटिव फेज। तो इधर मैंने जस्ट एक को लिखा हुआ, आप लोग इसको एक्सपेंड करके जो है वो 2 की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं इस तरीके से कि एक तरफ ये वाला G3P का मॉलिक्यूल और दूसरी तरफ ये वाला G3P का मॉलिक्यूल। तो दोनों तरफ जो है वो सेम ही प्रोसेस होगा, या एक के साथ ही आप लोग 2 लिख दें, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है
तो वो भी सेम ही चीज़ है। इसमें सबसे पहले ये जो G3P का मालिक्यूल है, इसमें एक फास्फेट ऐड होगा, साथ NAD यहाँ से हाइड्रोजन आयंस को लेगा और इसके रिजल्टिंग पर जो मालिक्यूल प्रोड्यूस होता है उसका नाम क्या होगा, 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट या BPG। तो फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि इसमें से ADP का मालिक्यूल फास्फेट को लेगा, ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी और रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनेगा, 3-फास्फोग्लिसरेट। 3-फास्फोग्लिसरेट के ये जो 2 मालिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, अगले स्टेप में क्या होगा कि फास्फेट अपने आप को रीअरेंज करके पोजीशन नंबर 2 पर ले आता है कार्बन के और इसका नाम क्या हो जाता है 2PG, 2-फास्फोग्लिसरेट। फिर अगले स्टेप में इसमें डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन क्या, रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर जब रिमूव होगा तो इसके रिजल्टिंग पर जो मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम क्या होता है, PEP या फास्फोइनोल पायरेट। फास्फोइनोल पायरेट के अंदर से दोबारा से एक ADP जो है वो फास्फेट को लेगा और ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसके रिजल्टिंग पर जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होगा जिसको हम लोग का नाम देते हैं पायरेट। तो ये पायरेट का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए थे और यहाँ पर जो है वो 2 मॉलिक्यूल ही फिर पायरेट के बन जाएंगे। 2 ATP के मॉलिक्यूल यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं और 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं। ओवरऑल हम लोग कहते हैं कि 4 ATP जो है वो प्रीपरेटरी या ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। तो 2 हम लोग कहते हैं इसमें इन्वेस्ट किए होते हैं और 4 में से जब 2 माइनस करते हैं तो 2 ATP आ जाते हैं। ये MCQ में पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो वो नेट गेन कितना होता है एनर्जी का, तो हम लोग कहते हैं 2 ATP जो है उसका नेट गेन होता है। तो यही था ग्लाइकोलाइसिस के जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक करता है और 2 मॉलिक्यूल जो है वो पायरेट के बन जाते हैं। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।